नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत के भौतिक स्वरूप को समझने का। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कैसे विशाल मैदान फैले हुए हैं और कैसे प्राचीन पठार और सुंदर द्वीप मिलकर इस देश को एक अनोखी पहचान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की जमीन असल में है कैसी, और ये जो आप देख रहे हैं ये कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, देश का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 43% मैदानों से ढका है। इसके बाद लगभग 28% पठार हैं, 18.6% पहाड़ियां और करीब 10.7% ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। मतलब यहां लगभग हर तरह की जमीन मौजूद। अब ये जो बात यहाँ लिखी है ये बहुत कमाल की है। भूगोलवेत्ता यानी जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट होते हैं, उनका मानना है कि भारत में दुनिया में मिलने वाली हर तरह की भू आकृति, मतलब जमीन का हर रूप मौजूद है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? ऊंचे पहाड़ों से लेकर सपाट मैदानों तक सब कुछ यही है। तो फिर हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम धरती के नीचे छिपी पहेली यानी प्लेट सिद्धांत को समझेंगे। फिर हम उत्तर में हिमालय की सैर करेंगे। उसके बाद मैदानों की उपजाऊ मिट्टी को जानेंगे। फिर प्राचीन पठारों और मरुस्थल को देखेंगे और आखिर में हम किनारों और द्वीपों तक पहुंचेंगे। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब अलग अलग तरह की जमीन बनी कैसे? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक थ्योरी में छुपा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सारा खेल इसी थियरी का है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये कहता है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो असल में कई बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी है, और ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है, ये लगातार हिलती रहती हैं, और इन्हीं की हलचल से पहाड़, घाटियां और बाकी सब कुछ बनता है। अब देखिए, ये हैं दुनिया के कुछ बड़ी बड़ी प्लेट्स। इनमें से हमारे लिए सबसे जरूरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्यों? क्योंकि करोड़ों साल पहले यही प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और इसी जबरदस्त टक्कर से बना हिमालय, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और चलते हैं भारत के नॉर्दर्न गार्ड्स यानी हमारे विशाल हिमालय की तरफ। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। अब ये वलित का मतलब क्या है? सोचिए, जैसे आप एक कागज को दोनों तरफ से दबाते हैं तो वो बीच से कैसे मुड़ जाता है, बस वैसे ही ये पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है तो अरुणाचल तक आते आते 150 किलोमीटर रह जाती है। अब देखिए, हिमालय इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं वो इसे दो तरीकों से बांटते हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर। इससे इसकी बनावट को समझना काफी आसान हो जाता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके बीच में है हिमाचल या मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण में यानी सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक। और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो नदियां, जी हां, नदियां हिमालय को अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है, और सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा कुमाऊं हिमालय। ये एक बहुत ही साफ सुथरा बंटवारा है। पहाड़ों से उतरकर अब हम आते हैं भारत के अन्न भंडार, यानी वो विशाल और उपजाऊ मैदान जहां देश का पेट भरता है। ये मैदान बने कैसे? ये बने हैं 3 बड़ी बड़ी नदियों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो बारीक मिट्टी, रेत और गाद बहाकर लाती है ना, उसे ही जलोढ़ या अवसाद कहते हैं, और यही उपजाऊ मिट्टी यहां जमा हो गई है। इसी वजह से यह भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। अब मैदानों में भी कई हिस्से हैं। सबसे पहले आता है भाबर। सोचिए, जब नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से एकदम से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ लाए भारी भारी कंकड़ पत्थर एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जमा कर देती हैं, और यहां जमीन में इतनी जगह होती है कि छोटी छोटी नदियां तो इन पत्थरों के नीचे ही गायब हो जाती हैं। और फिर भाबर के ठीक दक्षिण में एक तरह का जादू होता है। वो नदियां जो पत्थरों के नीचे गायब हो गई थीं, वो यहां फिर से जमीन पर आ जाती हैं। इस वजह से ये एक नम, दलदली और घने जंगलों वाला इलाका बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। अच्छा, उत्तरी मैदान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है,
जिसे कहते हैं भांगर। ये वो इलाका है जो नदी के बाढ़ के लेवल से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए यहाँ हर साल नई मिट्टी नहीं आती। इसकी मिट्टी में चूने जैसे जमाव पाए जाते हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। और भांगर का ठीक उल्टा है खादर। ये है नई ताज़ी मिट्टी। ये बाढ़ वाले मैदानों का हिस्सा है, तो हर साल बाढ़ के साथ ये मिट्टी नहीं हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। अब हम अपने सफ़र को और दक्षिण में ले चलते हैं, भारत की सबसे पुरानी ज़मीन की तरफ, यानी प्रायद्वीपीय पठार और रेगिस्तान की ओर। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है एक मेज जैसी ऊंची जमीन जो बहुत ही पुरानी और कठोर चट्टानों से बनी है। इनमें आग्नेय चट्टानें हैं जो लावा के ठंडे होने से बनी, और रूपांतरित चट्टानें जो गर्मी और दबाव से बदल गईं। ये पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, जो धरती के सबसे पुराने जमीनी हिस्सों में से एक है। अब इस बड़े से पठार को भी हम आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नर्मदा नदी के जो उत्तर का हिस्सा है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, और दक्षिण का जो त्रिभुज जैसा हिस्सा है वो दक्कन का पठार कहलाता है। और अब बात करते हैं भारत के एकदम पश्चिमी छोर की। यहाँ अरावली पहाड़ियों के पास है थार का विशाल रेगिस्तान। ये वो इलाका है जहाँ साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसलिए यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और बहुत कम पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं। तो हमारा सफर अब अपने आखिरी और बहुत ही खूबसूरत पड़ाव पर आ पहुंचा है। चलिए भारत के तटीय किनारों और द्वीप समूहों की तरफ चलते हैं। भारत की तटरेखा बहुत लंबी है और इसके किनारे हैं उपजाऊ मैदान, जैसे पश्चिम में कोंकण और मालाबार तट। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास दो बड़े द्वीप समूह भी हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप जो प्रवाल यानी कोरल से बना है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार जो ज्वालामुखी से बने। तो हमने हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर मैदानों की हरियाली तक, और पठारों की प्राचीन चट्टानों से लेकर द्वीपों के नीले पानी तक का सफर तय किया। ये जो अविश्वसनीय विविधता है, यही तो भारत की असली पहचान है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि भारत का ये अलग अलग भौतिक स्वरूप यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन, उनके रहन सहन और उनकी संस्कृति को आखिर किस तरह से ढालता है।